तो नमस्कार। कितनी ईएमआई बाउंस होने के बाद बैंक आप पर कोर्ट केस करेगा? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हैं, बहुत सारे क्लाइंट हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि यूट्यूब पे हमसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि सर मेरी एक ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी है, दो ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी है, तीन ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी हैं। मेरे ऊपर अब एनपीओ होने के बाद बैंक ने केस कर दिया है। और कई भाई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरा तो लोन 3 साल से डिफॉल्ट चल रहा है, लिमिटेशन एक्ट लग चुका है, लेकिन बैंक ने अभी तक कोई भी केस नहीं करा मेरे ऊपर। तो क्या इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है? किस भाई के ऊपर केस हो सकता है और किस भाई के ऊपर बिल्कुल भी केस नहीं होगा? उसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत से भाई पूछते हैं ना कि सर हमारे ऊपर कोई केस होगा, कोई कोर्ट केस कर सकती है बैंक? आज नहीं तो कल किसी भी प्रकार का कोई भी केस कर सकती है क्या? या फिर मान लेते हैं कि अगर केस नहीं करेगी तो फिर मुझे टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे भाई पूछते हैं ना। तो आज मैं इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। और अगर कोर्ट केस हो गया, कई भाई लोग बोलते हैं ना कि सर आप बता तो दिया कि नहीं होगा या फिर होगा। अगर केस हो गया तो कैसे बचना है, किस तरीके से बेल लेनी है और किस तरीके से उस केस को प्रॉपरली तरीके से अब आपने ऊपर से हटवाना है, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही है रिकवरी की, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कॉल रुकवाना चाहते हो, मल्टीपल कंप्लेंट्स करके अपनी होम विजिट रुकवाना चाहते हो, जो सबसे बड़ा डर रहता है ना, या फिर ये जानना चाहते हो कि आपके एरिया में होम विजिट होगी कि नहीं होगी, ऐसी कोई भी परेशानी है, कोई लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, आपने किसी कोर्ट केस के अंदर बेल लेनी है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, मुझसे देखो, इस पर नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज जान लो, आपने अगर किसी प्रकार से भी कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है, कोई भी पर्सनल लोन ले रखा है, कोई भी बिजनेस लोन ले रखा है, कोई भी सिक्योर लोन ले रखा है, कोई भी अनसिक्योर लोन ले रखा है। जी हाँ, सिक्योर और अनसिक्योर लोन के अंदर भी आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिक्योर लोन अलग है, मैं दोनों लोनों की बातें कर रहा हूँ। इनमें एक चीज तो आप क्लियरली जान लो कि ये लोग बहुत ज्यादा डराने की ट्राई करते हैं कि आपके ऊपर 420 का केस लगवाएंगे, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएंगे, आपके ऊपर ये करवाएंगे वो करवाएंगे। आपको इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल देना। ऐसा कोई भी केस आपके ऊपर नहीं लग सकता, ऐसी कोई भी एफआईआर आपके ऊपर नहीं हो सकती, इंडिया के अंदर तो नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनका हाल ही में एक वर्डिक्ट आया था, पिछले साल की बात है, हाल ही में एक वर्डिक्ट आया था जिसके अंदर सीधे कहा गया था, एक लैंडमार्क जजमेंट थी, प्रॉपरली तरीके से कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई लोन डिफॉल्ट करता है तो उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, ना कि किसी भी प्रकार से कोई उसके अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है, ना तो वो किसी प्रकार से कोई फ्रॉड हो सकता है, ना तो कोई 420, ना कोई अपना 416, ऐसा कोई भी वो नहीं हो सकता। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में क्या देखा गया है कि हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनके बीएनएस के तहत उनके ऊपर 316 318 के केस कहीं पर कोलकाता में, कहीं पर राजस्थान में, कहीं पर यहाँ कहाँ वहाँ अलग अलग जगह पर लगाए जा रहे हैं। वहां से उनको समन आ रहे हैं। ओके, वहां से उनको समन आ रहे हैं, वहां पर उनका क्या कहते हैं, उनको पेश होने के लिए बोला जा रहा है, बेलेबल वारंटी हो रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए? अभी मैंने तो आपको बताया कि ऐसा कोई केस नहीं लग सकता। अब जिनको पता होगा कि 316 और 318 अपना 420 ही है। ओके, तो ऐसे में अगर आपके ऊपर ऐसा कोई केस का आपके ऊपर समन आता है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि ये जो बैंक्स आपको इस तरीके के समन भेज रही है, ये प्रॉपरली इलीगल है। जी हाँ, मतलब भेज लीगली वे में रही है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता। कैसे सेंस नहीं बनता? देखिए, आपने कोई लोन लिया, आपने कोई लोन डिफॉल्ट करा, इसके बीच में किसी भी तरीके का फ्रॉड आपने नहीं करा। ये सिंपल तरीके से ये समन क्यों भेजा जाता है कि कोर्ट को ये दर्शाया जाता है बैंक के द्वारा कि ये जो व्यक्ति है इसने हमारे साथ में फ्रॉड करा है। जी हाँ, ये जो व्यक्ति है इसने हमारे साथ में फ्रॉड करा है। अब जब अब कोर्ट को तो ये पता नहीं होता, सीधी सी बात है कि इस व्यक्ति ने फ्रॉड करा है कि नहीं करा है, कोई दलीलें पेश हुई हैं कि नहीं हुई हैं, कोई प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई है। तो कोर्ट का काम क्या होता है? समन इशू करना। अगर कोई भी केस फाइल करा जाता है तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट समन इशू करता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जिस भी सेशन कोर्ट में, जिस भी केस कोर्ट के अंदर आपका केस लगाया गया होगा, वहां पर उनको सिंपली ये होता है कि भाई साहब आपके केस का वो भेजना है समन। जब समन भेजा जाता है तो आप लोग बहुत डर जाते हो, बहुत ज्यादा हो जाता है। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। अपने 3 क्लाइंटों के साथ सेम चीज हुई। तीनों का केस कोलकाता के अंदर लगा। ठीक है,
पहली डेट पे 2 लोगों ने मिस करा, दो लोग पहली डेट के अंदर नहीं गए, और एक व्यक्ति था उन्होंने अपना लॉयर भेजा, हमारे थ्रू ही अपना लॉयर वहां पर भेजाया। कोलकाता में हमारी अच्छी बातचीत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों केस पहली डेट के अंदर ही खारिज हो गए। यस, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, क्योंकि जो सामने वाला लॉयर था, जो सामने वाला उनका पार्टी थी, वो एक भी एविडेंस ऐसा प्रूफ नहीं कर पाई कि जो क्लाइंट है उसने फ्रॉड करा है, उसने किसी भी तरीके की फ्रॉडस्टर एक्टिविटी करी है, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड करा है लोन लेके, उसका इंटेंशन ही था कि भाई साहब लोन लेके डिफॉल्ट करना, ऐसा कुछ भी वहां पर वो लोग दर्शा नहीं पाए। तो क्या करा जज ने, पहली डेट पे खारिज, खत्म कहानी। पहली डेट पे केस उड़ा दिया गया कि भाई साहब ये केस डिस्पोज हो गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई केस लगा हुआ है, लेकिन हाँ मैं आपको सलाह दूंगा एक, अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई भी केस लगा हुआ है तो मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, आप डेट मिस मत करो। आप डेट पे नहीं जा सकते, आपको प्रॉब्लम है, आप अपना लॉयर भेजो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आप अपना लॉयर भेजो, आपका लॉयर जाके वहां पर अपनी जो भी दलीलें होगी वो रखेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको देख के उस हिसाब से चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है कई लोग हमारे भाई होते हैं जिन्होंने कहीं फेक सैलरी या फिर कुछ और चीजें दे रखी होती है, तो उनके पास कुछ प्रूफ तो रहते हैं वो चीजें दिखाने का, ओके। तो उसके अगेंस्ट में हमें भी एक काउंटर क्वेश्चन रखना पड़ता है, काउंटर प्रूफ रखने पड़ते हैं, ओके। तो आप सबको सबसे पहले ये चीजें कर लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं मेन उस पर। हाँ, इस चीज पे हो रहा है कि अगर बेल के लिए कोई लॉयर वगैरह होता है तो यहाँ पे मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जरूरत पड़े मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन उस पे पॉइंट पे आते हैं। अब मेन पॉइंट क्या है, जो हमारा पुराना, जो पुराना इतने दिनों से आप और भी कई यूट्यूबर के मुंह से सुन चुके होगे और मेरे मुंह से भी सुन चुके होगे, कि अगर सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस का केस करा जाए, जो कि एक्चुअल में केस है, जो कि बैंक कर सकती है और वो वैलिड है, वो प्रॉपरली वैलिड है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, वो प्रॉपरली तरीके से वैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने ईसीएस लगा रखा है या फिर आपने चेक दे रखा है, और अगर आप लोन पे नहीं करते हो, आप अकाउंट में बैलेंस नहीं रखते हो, तो वो बाउंस जरूर होगा, चेक भी बाउंस होगा, ईसीएस भी बाउंस होगा। तो ऐसे में बैंक चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस का केस आप पे कर सकती है। अब कितने महीने बाद कर सकती है, देखो टेक्निकली तो वो 3 महीने के बाद कर सकती है, 92 डेज के बाद कर सकती है, लेकिन बैंक ऐसा करती नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों। आपको बात नहीं मानोगे, मेरे पास कम से कम अभी इस टाइम पे तो 300 से 350 क्लाइंट ऐसे ही होंगे, ठीक है। और ऑफलाइन का अगर जोड़ ले तो फिर अपनी जो फैमिली है वो 1000 लोगों से ज्यादा की बनती है सच्चाई में, ओके। अब ऐसे में क्या होता है, 1000 में से पता है कितने लोगों पे ईसीएस बाउंस या फिर चेक बाउंस का केस हुआ होगा? आप लोग एक काउंटेबिलिटी देखो, कितने लोगों पे हुआ होगा? 100 पे हुआ होगा? 10%? नहीं। 50 पे हुआ होगा? 5%? नहीं। कुल मिला के 30 से 35 लोगों पे हुआ है, कुल मिला के 1000 लोगों में से मैं बता रहा हूँ, ओके। 1000 लोगों में से 30 से 35 पे हुआ है। तो 30 से 35 पे केस करके उन्होंने ऐसा क्या कर लिया? कुछ नहीं करा। उन 30-35 ने क्या करा है, चाहे तो फर्स्ट डेट पे या फिर जब बेलेबल वारंटीज हुआ तब वाली डेट पे जाके आराम से बेल ले ली है। एक बार बेल ले ली है, केस चलते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे डेट पड़ती रहती है। जैसे ही बंदे के पास पैसा आता है वो वैसे ही सेटलमेंट कर लेता है 20% के अंदर, कोर्ट से भी सेटलमेंट हो जाती है। अगर आप कोर्ट में भी अप्रोच करो कि भाई साहब मुझे 20% में सेटलमेंट करनी है, तो कोर्ट भी अपनी राय रखेगा और सामने वाले को वहां तक लेके आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। क्योंकि हमारे जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उनके वर्डिक्ट पहले आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में 20% तक में सेटलमेंट होती है और हाई कोर्ट के अंदर भी 20% तक में सेटलमेंट होती है। इनके एक लैंडमार्क जजमेंट है, एक बार मैं प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारे लोन वाले जो जजमेंट है ना हमारे कोर्टों के, जो कि हमारे उच्चतम न्यायालय है, उनके सारे जजमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर सारी चीजें आपको लीगली तरीके से पता हो जाएगी। आपको लीगली एक तरीके से आप जो हम कहते हैं नहीं, लीगली एक्सपर्ट बन जाओगे प्रॉपरली। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर, ओके। तो ऐसे में क्या करना है, वो 35 लोग हैं उनको, अब तुम बोलोगे कि सर 900 950 लोग जो है हमारे, 970 लोग मान ले, उनके ऊपर केस क्यों नहीं हो? देखो बैंक केस ऐसे नहीं करता। बैंक ये नहीं देखता कि आपके दिन कितने हुए, आपके क्या करने को, तो वो 1 रुपए भी कर सकता है, और करने वाले वो 1 करोड़ के ऊपर भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको भी पता है अगर हमने केस कर दिया तो पहले बात तो मैन पावर बहुत वेस्ट होती है, उनका खर्चा दुगना हो जाता है। एक केस में उन लॉयर को पैसे दे रहे हैं, एफिडेविट, वकालतनामा, सब चीज़ों में बहुत पैसा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो छोटे लोन है उनमें केस इसी वजह से नहीं होता, क्योंकि वहां पर मान लेते हैं 1 लाख रुपए का लोन है, 5 लाख रुपए का लोन है। अरे मेरे भाई, अब वकील को इतने पैसे देने पड़ जाएंगे, समझ रहे हो? वकील ही 30,000 40,000 फीस ले लेगा। अब आप लोग सोचोगे कि मेरा वकील भी इतना लेगा यार, मेरा भी इतना खर्चा होगा, ऐसा नहीं है। आपका बेल पे और बाकी चीज़ों पे बहुत कम खर्चा होगा। उनका क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहता है, तो उनका थोड़ा फर्म पूरी लेनी पड़ती है उन्हें। तो जब पूरी फर्म लेनी पड़ती है तो उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। आपको पूरी फर्म लेने की जरूरत नहीं है, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ना।
तो ऐसे में आपको सिंपल रूप से बेल लेनी है, सेम डे बेल ले लो, सबसे बढ़िया। कई लोग बोलते हैं ना कि सर पहली डेट पे तो गया नहीं था, बेलेबल वारंटी हो गया, तब क्या करना? आप बेलेबल वारंट पे जाके ले लो, अरेस्ट नहीं होता बेलेबल वारंट पे। आप कभी भी कोई पुलिस वाला या फिर डाक से आपको बेलेबल वारंट आता है, आप चुपचाप रिसीव करो, जो डेट आगे दी गई है वहां पर जाके आप बेल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, दिक्कत कहाँ होती है? एनबीडब्ल्यू अगर इशू हो जाए, नॉन बेलेबल वारंट अगर इशू हो जाए तो आपका अरेस्ट होना पक्का है जी। आपको नॉन बेलेबल वारंट तक नहीं जान देना केस। अगर नॉन बेलेबल वारंट तक गया, जैसे मैं आप सबको बताता हूँ, एक हमारे लाला जी हैं, उन्होंने हमने उनको खूब समझाया कि सर बेल ले लो, बेल ले लो। कह रहा अरे कुछ ना होता, मैं सेटल कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ऑफर उन्हें मिला नहीं, उन्होंने सेटलमेंट करवाई नहीं। जब सेटलमेंट नहीं करवाई, विड्रॉ नहीं हुआ केस, तो भाई साहब एनबीडब्ल्यू जब इशू हुआ तो हमारे जो लाला जी हैं वो पता कितने दिन जेल में रहते? आई गेस मेरे हिसाब से 18 से 21 दिन के बीच में। उसमें जो मिनिमम है वो है 14 दिन, और जो मैक्सिमम है वो अप टू शायद 90 डेज तक है। तो आप लोगों को मैं सबको कहूंगा कि भाई साहब, अगर ऐसा कोई केस सेक्शन 25 का या सेक्शन 138 का एनआई एक्ट जो अपना चेक बाउंस का है, इनमें आपके ऊपर केस होता है तो तुरंत रूप से बेल ले लो, आगे चल के सेटलमेंट करवाते रहो, या फिर जो भी मर्जी हो वो करवाते रहो। अगली जो डेट मिलेगी उससे पहले करवा लो या फिर उसके बाद करवा लो, डेट चलती रहती है। जैसे मैं कई लोगों को बताऊंगा, एक हमारा क्लाइंट है, वो 2020 अपना लॉकडाउन नहीं लगा था तब उनके ऊपर चेक बाउंस का केस हुआ था। आज 25 आ गया, चेक वेरीफाई भी नहीं हुआ अभी तक, चेक की वेरिफिकेशन भी नहीं हुई अभी तक। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, आप एक बार केस लगा हुआ है तो आप केस पे बेल लो, फिर काम खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ऐसा अगर बीएनएस के तहत ये 316 या 318 के कोई केस आपके ऊपर हुआ है तो आपको उसमें कड़े वो अपने को रखना है, और उसके बाद आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब खाली डराने के लिए आपके ऊपर करा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन वाला लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तुम लोग वीडियो देखते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, फिर बाद में रोते हो कि यार वीडियो नहीं आ रहा, अच्छी चीजें नहीं बताते सर आप। अरे मेरे भाई, वीडियो देखोगे तब तो पता चलेगा अच्छी चीजें, है नहीं। और हाँ, और कोई दिक्कत परेशानी है तो यहाँ मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।